नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रगति एमबीपीएससी की यूट्यूब चैनल पर। आज हम 2-3 टॉपिक डिस्कस करेंगे जो जनवरी 2022 करंट अफेयर का भाग है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला टॉपिक ई गवर्नेंस से है। अभी हाल ही में ई गवर्नेंस पर हैदराबाद घोषणा पत्र को अपनाया गया है। तो इससे संबंधित जानकारी हम जान लेते हैं कि हमारी परीक्षा में क्या पूछा जा सकता है। प्रारंभिक परीक्षा में तो सीधा यही प्रश्न पूछा जा सकता है कि हैदराबाद घोषणा पत्र का संबंध किस क्षेत्र से, तो आप ई गवर्नेंस ध्यान रखना है। तो इसके बारे में कुछ जानकारियां जान लेते हैं कि जैसे 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आयोजित किया गया। इसका आयोजन इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग व तेलंगाना सरकार के सहयोग से किया गया और इसी सम्मेलन में हैदराबाद घोषणा पत्र को अपनाया गया है जो कि ई गवर्नेंस पर है। तो इसमें कुछ मूलभूत बातें जान लेते हैं, जैसे कि ई गवर्नेंस का क्या मतलब है। तो ई गवर्नेंस का मतलब शासन के सभी स्तरों पर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के प्रयोग करने से है। अभी जो ये ई गवर्नेंस पर हैदराबाद घोषणा पत्र अपनाया गया है, तो इसकी क्या मुख्य विशेषताएं रहने वाली हैं, हमें बस इनको ध्यान रखना है। जैसे आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर इत्यादि का उपयोग करके नागरिक सेवाओं को सुदृढ़ करने की बात इसमें कही गई है। और एक बात है कि प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि में राष्ट्रीय स्तर के सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का बहुत जल्दी कार्यान्वयन सुनिश्चित हो, गुड गवर्नेंस की ओर एक रास्ता बढ़े। तो इसी का प्रयास इस घोषणा पत्र में दिखाई देता है। इसके अलावा उभरती हुई प्रौद्योगिकियों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, 5G आदि के जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने की बात भी यह घोषणा पत्र करता है। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें तो ये रहीं इसकी विशेषताओं के अंतर्गत। हमें मुख्य रूप से ये जानना है कि हैदराबाद घोषणा पत्र ई गवर्नेंस पर अडॉप्ट किया गया है, अपनाया गया है और इसे कहाँ अपनाया गया है, 24वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में। तो ये बातें हमें ध्यान रखना है। चलते हैं और आगे। दूसरा टॉपिक है जिला सुशासन सूचकांक। अभी हाल ही में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग तथा जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा जिला सुशासन सूचकांक डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स DGGI जारी किया गया है। तो प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से तो ये महत्वपूर्ण है कि हमें ये जानना है कि भाई हाल ही में जिला सुशासन सूचकांक किस राज्य के लिए जारी किया गया है। दूसरी बात है इसके महत्व को जानना, जिसे हम मुख्य परीक्षा में उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो जिला सुशासन सूचकांक पहली बार जारी किया गया है, तो ये जिला स्तर में शासन के सुधार की बात करता है। अतः जिला स्तर के शासन में सुधार के लिए भविष्य का एक रोड मैप तैयार करेगा, अर्थात यह सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जिला स्तर पर शासन के समान मानदंडों या समान मानकों हेतु एक रोड मैप उपलब्ध कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और इसी दृष्टि में ये अपना महत्व रखता है। तो बस हमें प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टि से ये ध्यान रखना है कि अगर ये पूछा जाए कि भी हाल ही में जिला सुशासन सूचकांक किस राज्य से संबंधित है, तो हमें ध्यान रखना है जम्मू और कश्मीर। चलते हैं आगे। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक चुनाव खर्च की सीमा में वृद्धि को लेकर है। हाल ही में निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव में प्रत्याशियों के चुनाव खर्च की सीमा में वृद्धि की गई है। ये तथ्य हमारी प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है। जान लेते हैं ये वृद्धि के बारे में। तो निर्वाचन क्षेत्र जैसे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, आप यहाँ पर वृद्धि बड़े राज्यों एवं छोटे राज्यों के संदर्भ में देखेंगे। जैसे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की अगर बात करें तो बड़े राज्य और छोटे राज्य के संदर्भ में हम देखते हैं। तो अभी ये राशि बढ़ाकर बड़े राज्यों के संदर्भ में 95 लाख कर दी गई है। पहले ये राशि 70 लाख रुपए थी। वहीं छोटे राज्यों के संदर्भ में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कितनी राशि खर्च की जा सकती है, 75 लाख रुपए। पहले ये राशि 54 लाख थी। वहीं अगर हम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो बड़े राज्यों के संदर्भ में ये राशि 40 लाख कर दी गई है। पहले ये 28 लाख थी। और छोटे राज्यों के संदर्भ में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में कितनी राशि खर्च की जा सकती है, 28 लाख रुपए। पहले ये राशि 20 लाख रुपए थी। तो हमें ये आंकड़े थोड़ा ध्यान रखना है। हमारे मेंस आंसर राइटिंग में भी वैल्यू एडिशन में ये तथ्य महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक भ्रष्टाचार बोध सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को लेकर है। हाल ही में जनवरी 2022 में
करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट प्रकाशित की गई। अब हम इसके कुछ मूलभूत बातें जान लेते हैं और इसके बाद हम इस रिपोर्ट के निष्कर्षों को जानेंगे और भारत के संदर्भ में भी इसके महत्व को देखेंगे। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जो कि जर्मनी की एक संस्था है, उसके द्वारा जारी किया जाता है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जैसा कि नाम ही है, क्या बताता है? यह सूचकांक विभिन्न देशों को उनके सार्वजनिक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के कथित स्तरों के आधार पर रैंक प्रदान करता है। तो जैसा नाम है वैसा ही इसका काम है। CPI का मान अगर आप देखेंगे तो 0 से 100 के बीच होगा। 0 का मतलब अत्यधिक भ्रष्ट है और 100 शून्य भ्रष्टाचार की ओर इंगित करता है। तो हमें ये ध्यान रखना है, कुछ ये मूलभूत बातें हैं। अब आगे हम इस रिपोर्ट के कुछ निष्कर्ष देख लेते हैं। जैसे जो 2021 की रिपोर्ट है, इसमें शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? डेनमार्क, न्यूजीलैंड, फिनलैंड ने संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। और 100 में अगर आप इनका स्कोर देखेंगे तो 88 रहा है। ठीक है, तो रैंक 1 अगर बात की जाएगी तो डेनमार्क, न्यूजीलैंड और फिनलैंड संयुक्त रूप से पहले स्थान पर है। वहीं अगर हम अंतिम स्थान की बात करें, एक बात और यहाँ पर जान लेना है कि जो CPI निकाला जाता है, यहाँ पर 180 देश लिस्टेड हैं। तो अंतिम स्थान यानी 180वां स्थान किसका है? दक्षिणी सूडान का, और इसका स्कोर 11 है। जैसा कि हमने बात की थी कि जो देश 0 के जितना करीब जाएगा उतना ही भ्रष्ट माना जाएगा। तो आप देखेंगे कि इसका स्कोर केवल 11 है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत की रैंक इसमें 85 है 180 देशों की लिस्ट में, और भारत 40 है। वर्ष 2020 में भारत की रैंक 86 थी। तो आप अगर देखेंगे तो भारत का लगभग जो प्रदर्शन रहा है स्थिर रहा है। इस रिपोर्ट में भारत के संदर्भ में एक बात कही गई है कि अगर आप पिछले एक दशक में भारत का स्कोर देखेंगे तो वो स्थिर है। आप देखिए 20 में 86 स्कोर है और 21 में इस बार 85 स्कोर है। ठीक है, तो इसका कारण बताया गया है कि कुछ तंत्र जो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में सक्षम है या मदद कर सकते हैं वो कमज़ोर हो रहे हैं। इसलिए भारत का प्रदर्शन आप पिछले एक दशक में स्थिर देख रहे हैं। और अगर हम इसमें कुछ बातें करें कि पड़ोसी देशों में, भारत के पड़ोसी देशों में क्या प्रदर्शन रहा है CPI में, तो अगर आप देखेंगे कि भूटान जो है उसकी 25वीं रैंक है। वहीं चीन ने पिछले प्रदर्शन के मुकाबले 12 रैंक का सुधार किया है और उसकी रैंक 66 है। तो इस प्रकार से परीक्षा की दृष्टि से जो भी CPI इंडेक्स से संबंधित महत्वपूर्ण बातें वो हमने डिस्कस की हैं। हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया है MPPSC मेंस GS पेपर 4, जो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा। तो वहाँ पर हमने भ्रष्टाचार जो इकाई 4 है उसके अंतर्गत भ्रष्टाचार बोध सूचकांक को बहुत ही डिटेल से डिस्कस किया है। जो लोग वहाँ पढ़े हैं, है ना, तो वो क्या करेंगे कि ये जो करंट रिपोर्ट है या जो अपडेटेड रिपोर्ट है इससे वहाँ पर अपडेट कर लेंगे। तो इस क्लास में फ़िलहाल इतना ही। जब आगे मिलेंगे तो और भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे। धन्यवाद।